पढ़ाई भी है वो भी काफ़ी प्रभावित हुई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑनलाइन जागरूक प्रोग्राम हमने शुरू किया था, आपको थोड़े दिन पहले भी हमने बताया था। तो आज ऑनलाइन जागरूक माता पिता और बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइको गुरु के नाम से मशहूर राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो कि लोगों को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या किसी भी तरह की अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं, मानसिक रोग से कोई पीड़ित है या किसी भी प्रकार की समस्याएं किसी भी इंसान को है, तो वो इनसे जुड़ सकता है। 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि अगर मानसिक रूप से कोई कमज़ोर है तो राजेंद्र जोधपुरिया जी से मिलने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और बहुत से ऐसे रिज़ल्ट मैंने खुद अपने लाइफ के अंदर देखे हैं कि जो इनसे मिलके और इनसे बात करके और काफ़ी अच्छा रिलैक्स उन्होंने महसूस किया है। और उसी के मद्देनज़र इन्होंने एक बुक लिखी है, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य। तो इस बुक के अंदर थोड़े दिन के अंदर ये इस बुक को पब्लिश भी करेंगे। तो इस बुक के अंदर भगवत गीता से रिलेटेड जो भी श्लोक है वो लिखे गए हैं, उनको पढ़ने के बाद अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़े कमज़ोर हो या जो भी आपके नज़दीक या एरिया के अंदर कोई बंदा ऐसा है जो साइकोलॉजिकली कमज़ोर है, तो इस बुक से वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर भी अगर किसी प्रकार की और भी समस्या आती है तो आप राजेंद्र जोधपुरिया जी से जब मर्जी, हमारा जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे उसमें आप इनसे बात कर सकते हैं और अपनी हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो है राजेंद्र जोधपुरिया के नाम से। उनके यूट्यूब चैनल के अंदर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छे मोटिवेटर भी हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं, अगर आप इनकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो तो उनको देख के भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ सकते हो। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक था कि माता पिता और बच्चे जो हैं, वो माता पिता खासकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित हैं। पिछला साल भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी पीड़ित हुआ, काफ़ी ख़राब गया बच्चों का, कि उनको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला। अब भी स्टार्टिंग के अंदर भी ये लॉकडाउन लग चुका है। तो आज का हमारे सेशन में हमारे पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या और भी जो शिक्षाविद हैं उनकी तरफ से जो हमारे पास मैसेज पहुँचे हैं, उनके जो क्वेश्चन पहुँचे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आज हम राजेंद्र जोधपुरिया जी से पाएंगे। तो आज के सेशन का हम सबसे पहले राजेंद्र जोधपुरिया जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एनपीएस में पहुंचे और आज मुझे पता है कि बहुत से पेरेंट जो हैं वो आपसे जो क्वेश्चन उन्होंने पुट किए हैं, वो क्वेश्चन और भी इसके अंदर पुट होंगे क्वेश्चन, तो वो आपसे जानेंगे कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में भी बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपनी स्टडी से जुड़े रहें, क्योंकि एक बहुत ही भयानक बीमारी है। इससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी देखो, जान है तो जहान है, जिंदा रहे तो स्टडी जारी रहेगी। फिर भी अगर बच्चे घर पे हैं तो किस तरीके से पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े रहें। तो आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स की तरफ से हमारे पास पहुंचा है, सर क्वेश्चन ये है कि कभी कभी छात्र वर्तमान महामारी की स्थिति को देखने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? जी वकील गोदारा जी, आपका, पूरी एनपीएस टीम का, स्टाफ का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का और पूरे एनपीएस परिवार का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत मुझे सभी श्रोताओं से रूबरू होने का मौका मिला। और ये वास्तव में एक ऐसी एजुकेशन संस्था है जो बाकी एजुकेशन संस्थाएं भी हैं, शिक्षाएं तो दे रही हैं, लेकिन इनका हमेशा से लक्ष्य रहता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो उनको जीवन में पग पग पर जो चुनौतियां आती है, चाहे चुनौती सामाजिक हो, मानसिक हो, उससे वो उबर पाएँ। तो इस संदर्भ में भी ये एजुकेशन संस्था बहुत अग्रणी हैं। तो इसलिए भी मैं ऐसी संस्थाओं को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और सर, आपका पहला सवाल यही है कि लॉकडाउन के समय में बच्चे डीमोटिवेट हैं और पेरेंट उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आज का जो मौजूदा समय का दौर है वो कोरोना काल का दौर है, और ऐसी स्थिति कई सौ वर्षों में ज़रूर पैदा होती है। जैसा कि आपने जिक्र किया भागवत गीता का, तो एक समय ऐसा था कि भागवत गीता का जो दौर था, उस समय युद्ध की एक स्थिति आन पड़ी थी, महाभारत की युद्ध की। उस समय बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी कि उस समय अर्जुन
भी बीमार हो गया था, मानसिक रूप से परेशान हो गया था, उसके मन में भी तरह तरह के सवाल आए, चिंता घर कर गई थी। लेकिन आज हमारे सामने युद्ध नहीं है, हमारे अंदर ही युद्ध चल रहा है, और जो बाहर से युद्ध का जो माहौल है वो कोरोना ने निर्मित कर दिया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है और चारों तरफ जैसे डर का माहौल है। ऐसे में जो गड़बड़ हुई है वो यहाँ से हुई है कि जैसे अर्जुन की जो बुद्धि है, जैसे गीता के अंदर बड़ा अच्छा श्लोक आया था जो इससे रिलेटेड है, तो उसमें कहा था कृष्ण ने कि अर्जुन तेरी जो बुद्धि है वो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हो गई है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, जो हमारी विवेक शक्ति है, वो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हो गई है। सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं, न्यूज़ क्या देखते हैं, सारा दिन अखबार में, प्रिंट मीडिया पर, अन्य जो सोर्स हैं, जो समाज में 4 आदमी बैठते हैं तो वो किस किस तरह की बातें करते हैं, हमेशा वो नेगेटिव बातें सुन सुन करके हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी घर कर गई है। मैंने ऐसा देखा है वकील सर कि कोरोना एक बीमारी है, महामारी है, वायरस है, खतरनाक है, कुछ लोगों का जीवन इससे प्रभावित भी हुआ है, कुछ जाने भी गई हैं, लेकिन कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है कोरोना का डर। आज जितना ज़्यादा कोरोना का आतंक मीडिया या जो भांति भांति के जो सोर्स हैं, न्यूज़ सोर्स हैं, वहाँ से मिल रहा है, उससे ज़्यादा इंसान परेशान हुए। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है वो विद्यार्थी वर्ग है। मैं इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बड़े हैं, उनके पास विवेक शक्ति है, वो निर्णय कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बच्चों के पास इतनी तर्क शक्ति या लॉजिकल माइंड अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। वो न्यूज़ में दिखाई गई चीज़ें या घर वालों ने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी या उन्होंने प्रिंट मीडिया पर पढ़ा, उसे वो सच मान लेते हैं और वो सभी की सभी जानकारियाँ उनके अचेतन मनों में चली जाती है और वहाँ पर वो डर का माहौल क्रिएट कर देती है। ऐसे में बच्चे डरे हुए हैं और बच्चों की जो पढ़ाई का रूटीन है वो पूरी तरह से इस वजह से भी डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे में पेरेंट्स का दायित्व सबसे ज़्यादा अहम बनता है। वो दायित्व ये है कि ऐसे में बच्चों का एक रूटीन सेट करें। सबसे पहले बच्चों को जो सोशल मीडिया है, जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे अनऑथेंटिक चैनल है जिनके ऊपर नॉलेज कम दी जाती है, डराया जाता है, उन्हें देखने से बच्चों को रोका जाए या टीवी खुद ना देखें। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल जो कारोबार है वो लगभग ऑनलाइन हो गए हैं या ऑफलाइन ऑफिस में जाना नहीं पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम है। तो ऐसे में वो खुद न्यूज़ चैनल लगाए बैठे रहते हैं और न्यूज़ चैनल में सारा दिन दिखाया क्या जाता है, वो सनसनी खेज खबरें दिखाते रहते हैं। टीआरपी बटोरने के लिए तरह तरह का वो और ज़्यादा उसे मिर्च मसाला लगा करके पेश करते हैं। मौजूदा समय में जैसे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनकी कमी आ गई है, तो ऐसे में वो बढ़ा चढ़ा के इसी न्यूज़ को बार बार फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसको इतना ज़्यादा अति महत्वपूर्ण बना देते हैं कि इसके बगैर जीवन नहीं है। इससे हमें लगता है कि अगर हमें ये महामारी आ गई तो हमारा बचना तय नहीं है। वो पहले ही डर के साए में ही आधे तो कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में माँ बाप का ये रोल बनता है कि वो न्यूज़ चैनल कम से कम बच्चों के सामने ना देखें। बच्चों के साथ जब भी हो, अगर टीवी का इस्तेमाल करना है तो कुछ ऐसे एजुकेशनल चैनल हैं जिन पे अच्छे अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, जिनमें मन को कैसे शांत रखना है, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित चैनल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाया जाए। उसके बाद सोशल मीडिया पर वही चीज़ बच्चों के साथ शेयर की जाए जिनसे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए। और उसके साथ साथ बाहर भी आप बच्चे हैं अकेले जाने की आदत डालें। जैसे माँ बाप के साथ जा रहे हैं तो मास्क लगा के एहतियात के तौर पर वो सुबह शाम, क्योंकि बच्चों का इस समय में उठने का बहुत रूटीन गड़बड़ हो गया, वो रात लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। ऐसे में बच्चों माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका एक टाइम टेबल हो उठने का, उठने के बाद उनसे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़रूर की जाए। क्योंकि ऐसे में पहले स्कूल में पीटी वगैरह, योगा वगैरह या प्रार्थना या बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो 1 साल से पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर गेम्स ही खेल रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो माँ बाप का रोल यही है कि उनका रूटीन सेट करें। जी वकील जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है सर कि वर्तमान महामारी में छात्रों के लिए प्रबंध एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते कि हम किस तरीके से अपना शिक्षा का जो एजुकेशन का वो शेड्यूल बनाएं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो हम क्या करें। तो इस तरीके से कैसा टाइम टेबल बनाया जाए, किस तरीके से उनका जो रूटीन है वो सेट किया जाए ताकि लॉकडाउन में भी वो अपनी स्टडी जो है वो जारी रख सकें। जी, टाइम टेबल सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान के अंदर असीमित प्रतिभाएं हैं,
हर एक इंसान के अंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई जन्मजात इंसान प्रतिभावान होता है, हर एक इंसान का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो क्या बनेगा वो वातावरण निश्चित करता है। हमारा आसपास का जो परिवेश है, माहौल है, उसी से बच्चा बनता है। एक इंसान सेम परिवेश से, सेम जो उसके पास चीज़ें हैं उनसे मोटिवेट होकर के, उनका सकारात्मक प्रयोग करके वैज्ञानिक भी बन सकता है, और दूसरा बच्चा उन्हीं माहौल से आपराधिक प्रवृत्तियों में भी जा सकता है। तो माहौल के साथ हमारा जो सामंजस्य है वही महत्वपूर्ण है। ऐसे में समय सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम जाया कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है कि हमारा जाया हो कहाँ रहा है। इसमें माँ बाप का रोल ही सबसे फिर से महत्वपूर्ण आ जाएगा, क्योंकि माँ बाप कहाँ पर अपना समय जाया कर रहे हैं। जो माता पिता अपने समय का सही प्रबंधन कर पा रहे हैं वो बच्चों को भी सिखाएंगे। और ख़ास बात यही है वकील सर कि बच्चे देख करके सीखते हैं। बच्चे बताने से एक बार चल जाएंगे, लेकिन बताने से ज़्यादा बताने वाले का इफेक्ट आता है, प्रभाव उसी का आता है। बच्चे के माँ बाप सारा दिन सोशल मीडिया पर या लड़ाई झगड़ों में या सनसनीखेज खबरों में उलझे रहते हैं, तो बच्चे उन्हें देख करके उसी में चले जाएंगे। तो माँ बाप को अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा, पढ़ने की आदत खुद डेवलप करनी होगी। जिन घरों में मैंने देखा है कि माँ बाप पढ़ने के शौकीन होते हैं, जिन घरों में किताबें होती हैं उनके बच्चे भी आगे पढ़ते हैं और वो उसी में जाते हैं। और जिन घरों में माँ बाप में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं, या माँ या कोई पिता में से कोई नशे का शिकार है, तो उन बच्चों के अंदर नेगेटिविटी या आपराधिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा जन्म ले जाती हैं। तो सबसे पहले प्रबंधन माता पिता ने अपना करना है, उसके बाद बच्चों के प्रबंधन की बारी आएगी। तो उनका टाइम ब्लॉकेज करना है कि उन्हें एक ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉकिंग एक नई अद्भुत विधा है कि हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ कम जाते हैं। तो हमें सेल्फ को मैनेज करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। अगर हमारा खुद का प्रबंधन अच्छे से हो गया, टाइम सेकेंडरी है, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो उसके लिए दो चीज़ें पेरेंट्स ध्यान में रखेंगे कि बच्चों के लिए अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। उस समय के घंटे के हिसाब से वो अपना टाइम का शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि इस समय में इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। और जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें फेसबुक है या सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखना या फालतू के जो मैसेज हैं, वो अनइम्पोर्टेंट और अनअर्जेंट की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें छोड़ देना है, उन्हें अवॉइड करना है। इस तरह से एक टाइम मैट्रिक्स की मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को। ये एक बहुत अच्छी किताब है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें तीसरी आदत है, पहली चीज़ पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट से बेस्ट फार्मूला उसमें दिया गया है। तो पहले वो पेरेंट्स खुद किताब का वो पढ़ें और उसके बाद बच्चों के साथ शेयर करें। जी वकील जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो टीचर्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए काफ़ी चिंतित हैं जी, क्योंकि उनको भी पता है कि जब एक टीचर होता है, अध्यापक जो होता है, उसके मन में ये विचार होता है कि मेरा हर बच्चा कामयाब हो जी। अगर वो कामयाब होता है ज़िंदगी के अंदर तो बच्चे के साथ साथ टीचर्स का भी नाम रोशन होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो कहेगा कि इन टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया था, इस तरीके से पढ़ाया था ताकि मैं कामयाब हूँ जी। लेकिन आज टीचर्स के सामने भी एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि वो बच्चों को किस तरीके से समझाए। लॉकडाउन के अंदर क्यों बच्चे घर पे हैं, टीचर्स स्कूल के अंदर या अपने घर में हैं, तो ऐसे कौन से टीचर ऐसे कौन कौन से कदम उठाएं जिससे उनके जो बच्चे हैं वो स्टडी के साथ जुड़े भी रहें और उनको किसी तरीके की कोई समस्या भी ना आए। जी, आज से थोड़े समय पहले स्कूल के अंदर बच्चे आते थे, क्लासेज में बैठते थे और टीचर पढ़ाया करते थे और वहीं से टीचर उनको दिशा निर्देश देता कि इस तरह से कार्य करना है। लेकिन कोरोना ने वो दौर कुछ समय के लिए रोक सा दिया है। ऐसे में टीचर कैसे बच्चों के साथ सामंजस्य करे, कैसे उनको समझाए, कैसे कनेक्ट रहें। तो इसमें टीचर्स जो महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं वो ये है कि बच्चों के साथ वो जो भी प्लेटफॉर्म मीडिया का है, मैंने देखा कि हर एक एजुकेशन संस्था ने अपना एक ऐप भी बना रखा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अलग अलग पेजेस हैं। उन पर वो जो टीचर हैं बच्चों से रिलेटेड डेली एक एक जो लेक्चर है अपना रिकॉर्ड करके भेजें, चाहे वो लिख करके भेजें या उनसे संबंधित बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हैं वो बच्चों को भेज सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि टीचर की पोस्ट को बच्चे बहुत लाइक भी करते हैं और उसको गौर से सुनते, पढ़ते और देखते भी हैं। तो टीचर्स की बातें बच्चों के अचेतन मन में जाती हैं, तो बच्चे उन्हें देखेंगे और उसके ऊपर कमेंट आते जाएंगे, तो टीचर उसके बाद नेक्स्ट में वो टॉपिक करते जाएंगे। तो बच्चे इस समय में मोटिवेटेड रहें, इसके लिए टीचर्स को उन्हें बार बार मोटिवेट करते रहना होगा। क्योंकि बच्चे कुछ समय
के बाद वापस उसी स्टेज पर आ जाते हैं, अपने आप बस लेजी हो जाते हैं। तो उन्हें टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बार बार स्ट्रक करना होगा, बार बार उन्हें समझाना होगा। जो भी बच्चों की मानसिक या शारीरिक दिक्कत आ रही है उन्हें ऑथेंटिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से उनको सॉल्यूशन देना है। तो फिर बच्चे उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे फ़ोन पे भी बने रहेंगे या मीडिया से कनेक्ट रहेंगे। इससे बच्चों को और टीचर्स का बहुत फ़ायदा होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जैसे कि जो बच्चे 10th या +2 में पढ़ते हैं जी, तो 10th +2 के बाद बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए एक टारगेट निश्चित करना पड़ता है जी। कि 10th के बाद उसको होता है कि कौन सी स्ट्रीम वो लेना चाहेगा, आर्ट, कॉमर्स या साइंस। जी। और +2 के बाद भी बच्चा ये डिसाइड करता है कि मैंने कॉलेज लेवल पे जाना है या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है। तो पेरेंट्स जो है इसके बारे में भी काफ़ी चिंतित हैं। जी। तो किस तरीके से आप उन बच्चों को एक संदेश या उनको सुझाव देना चाहोगे कि ताकि वो अपना एम जो है वो डिसाइड कर लें और डिसाइड करके और घर पे वो इस लॉकडाउन के अंदर वो किस तरीके से अपनी स्टडी है वो जारी रख सकते हैं? जी सर, आपने जो सवाल पूछा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और आज हर बच्चा चाहता है कि उसकी जो समस्याएं हैं, मानसिक कन्फ्यूज़न है, उनको दूर किया जाए। ऐसे में टीचर्स और पेरेंट्स का ही फिर से महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। तो क्योंकि बच्चा अपनी प्रतिभा, जो उसके अंदर स्किल है, उसको पहचान नहीं पाता है, तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अभिभावक ही उन गुणों को पहचान सकता है। तो फिर से मैं एक श्लोक की बात करूंगा भागवत गीता से। इसमें एक श्लोक ऐसा है कि जिसमें कहा गया कि कर्म अंदर से फूटते हैं। हम कर्म करते हैं बाहरी दबाव और बाहरी प्रभाव से, कि सोशल मीडिया का प्रभाव है, उससे मोटिवेटेड होकर के या उससे भ्रमित होकर के हम कोई करियर का चुनाव कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पे फलां इंसान बड़ा मशहूर हो गया है, उस जैसा बन जाते हैं, तो उसने वो स्ट्रीम चूज की, वही चूज कर लेते हैं। या फिर हम अभाव से कि मुझे ज़िंदगी में इन चीज़ों का अभाव है, इसे भरने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इसके लिए मुझे ये कमाने वाले फील्ड है, इसी के अंदर जाना है। तो ये अभाव और प्रभाव की मानसिकता है। बच्चों को जाना है स्वभाव की मानसिकता में कि हमारे स्वाभाविक कर्म क्या है, हमारे अंदर से क्या कर्म फूट रहे हैं। जो पैशन है वही हमें प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं कुछ इंसानों के उदाहरण देना चाहूँगा। कबीर के दोहे किसी बाहरी प्रभाव या अभाव से नहीं निकले से, वो अंदर के स्वभाव से निकले थे। उससे कबीर को भी फायदा हुआ और पूरी मानवता को फायदा हुआ। आइंस्टीन के आविष्कार उसके अंदर के कर्म थे। सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं तो उनका जो खेल है वो अंदर से निकला हुआ है, वो किसी अभाव या प्रभाव की मानसिकता से नहीं है। लता के गीत उनके अंदर से निकले हैं। तो बच्चे को ये ध्यान में देना है, स्टूडेंट्स को, कि उसके अंदर से क्या आ रहा है, उसके अंदर से वो कौन से कर्म फूटते हैं जिनको करने के बाद उसे खुद को खुशी मिलती है और आसपास वाले जो समाज के जो लोग हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो बच्चे कई बार अपने स्वाभाविक कर्म को, अंदर से जो कर्म आ रहे हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो टीचर्स का दायित्व यही बनता है कि बच्चे को देखें कि बच्चे के अंदर वो नेचुरल स्किल क्या है, वो टैलेंट क्या है जो बाकी बच्चों से अलग है, वो क्या चीज़ बेस्ट कर रहा है, उस चीज़ के अंदर वो खो जाता है। क्योंकि आज जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो समस्या इसी कारण से हैं कि हम अपने स्वाभाविक कर्मों से दूर हो गए, हम अपनी प्रकृति से दूर हो गए हैं, हम पर धर्म में जीने लगे हैं। कृष्ण फिर से एक श्लोक में कहते हैं कि 100 धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ कर है, पर धर्म में जीने के बजाय, कि हम अपने कर्म को करते हुए अगर शहीद भी हो जाएं वो भी चलेगा। अगर हम दूसरे के धर्म में चले जाएं और उसमें हमें यश मिल जाए, कृति मिल जाए, वो मरने से भी बढ़कर है। तो हमारा धर्म क्या है? जो कार्य हमें मोटिवेट करते हैं उन कार्यों में बीज का नाश नहीं होता। कृष्ण ने फिर से कहा था कि ऐसे कर्मों में बीज का नाश नहीं होता, अर्थात करने वाले की जो प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, वो हमेशा निरंतर बढ़ती रहती है, उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी होती रहती है। तो पेरेंट्स को बच्चे के जो स्वाभाविक कर्म हैं, इसे एक बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं होवर्ड गार्डनर, उन्होंने 10 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, होवर्ड गार्डनर ने, आप पढ़ सकते हैं। उसमें 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें जो मैथ में बच्चे होशियार है उसे उन्होंने लॉजिकल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। कुछ बच्चे क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, उनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद इंट्रापर्सनल
इंटेलिजेंस का उन्होंने एक नाम दिया है कि जिसमें लोगों के साथ बातचीत करना उनको बहुत अच्छा लगता है, कुछ अपने अंदर ही खोए रहते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत माहिर होते हैं। इस तरह की 9 तरह की इंटेलिजेंस है, जिसमें एक किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है कि जो शारीरिक हाव भाव में, जैसे जो डांसर है वो लचीला उनका बॉडी होती है उसमें माहिर होते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी है उसमें बॉडी की जो रिफ्लेक्शन है वो पल भर में हो जाती है कि उनको कैसे खेल के अंदर आगे बढ़ना है, उसके अंदर से वो इतनी ज़्यादा क्विक उनका रिस्पॉन्स रहता है कि सामने वाला देखता है कि पता नहीं ये इतना जल्दी रिस्पॉन्स कैसे कर जाता है। तो वो उनकी शारीरिक इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस हमें पहचाननी है। तो इस तरह का ये जो विषय है काफ़ी लंबा है, तो बाकी अगर पाठक चाहते हैं, व्यूअर चाहते हैं, तो वो ये थोड़े दिनों में जैसे वकील सर ने बताया वो बुक पढ़े, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बच्चों का ध्यान आजकल हम देखते हैं कि शिक्षा से दूर होता जा रहा है। जी। हम स्कूल लेवल पे भी देखते हैं, कॉलेज लेवल पे भी देखते हैं कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनका ध्यान उनकी तरफ कम रह के दूसरे कामों के अंदर, जैसे नशे के अंदर या और चीज़ों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रवृत्ति को कैसे सुधारा जाए? बच्चे एक हीरे के रूप में हैं, लेकिन ये हीरा वास्तव में कोयलों के आसपास ही पाया जाता है, कोयलों से घिरा हुआ है। तो बच्चा हीरा है, उस हीरे को पहचान मिले इसके लिए हमें कोयलों से बचाना होगा, और एक जौहरी ही हीरे की पहचान करके उससे कोयलों से बचा सकता है। तो इसके लिए हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, हमारे आसपास नशा भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे बचाने के लिए ज़िंदगी के अंदर एक गुरु की बहुत अहमियत है कि हर एक बच्चे को, ये मैं सभी पेरेंट्स बच्चों से निवेदन करूँगा कि देखिए कि महाभारत काल में अर्जुन के पास एक ही चीज़ अच्छी थी, उसके पास स्किल था, धनुर्धर था, लेकिन उसके पास कृष्ण जैसा एक दोस्त भी था, कृष्ण जैसा एक गुरु भी था, तो उसी कारण वो युद्ध जीत पाए। दुर्योधन के पास क्या था? उसके पास एक सलाहकार था, वो शकुनी था, जो हमेशा मिसगाइड किया करता था। तो हमारा सलाहकार कौन है, हमें मोटिवेट कौन करता है, वही हमारा जीवन बचा सकता है। तो मौजूदा समय में हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो नहीं पाते हैं, हमें क्या करना है वो कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं, इधर जाना है किधर जाना है हमें कोई पता नहीं है। पढ़ाई में थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है कि पढ़ के क्या करेंगे, नशों में चले जाते हैं। तो ये इसी कारण से होता है कि हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, कि हमारा गोल क्लियर नहीं है, जिसे विवेक बिंद्रा कहते हैं लेजर साफ फोकस, कि हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट है, हमें क्लियर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में जो हमारा फोकस क्लियर करेगा, हमें दिशा निर्देश देगा, वो कृष्ण जैसा ही गुरु होगा। सारथी हमें कृष्ण जैसे इंसान को ढूंढना है। तो वो इंसान हमें जिंदगी में खोज लेना है जो हमें निष्पक्ष सलाह दे। वो टीचर भी हो सकता है, वो एक दोस्त भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकता है, थेरेपिस्ट भी हो सकता है। तो हमें ऐसा एक गुरु, एक ऐसा टीचर खोज लेना है। उसके बाद वो हमें इस समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, बहुत सारी नशे की समस्याएं हैं और बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं, उनसे बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद क्वेश्चन आता है सर, आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है और सभी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने शुरू कर रखी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत है जी। और जब भी हम जैसे छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, इससे डाउन बच्चे हैं, तो उनको मोबाइल देते हैं तो वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो किस तरीके से भी पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है या पेरेंट्स को मोटिवेट करो कि बच्चे के ऊपर किस तरीके का फोकस रखें ताकि वो गेम या और चीज़ों के अलावा स्टडी के ऊपर फोकस करें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल तो काफ़ी दिनों से उठा है कि बच्चों को पहले एक समय था कि मोबाइल से दूर रहना है, अब मजबूरी ये है कि स्टडी सारी ऑनलाइन है तो बच्चों को मोबाइल देना पड़ेगा। और जैसे ही बच्चे को मोबाइल देते हैं वो कुछ देर तो वीडियोस देखते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद अपने माता पिता थोड़े से इधर हुए, उसके बाद अपना वही डाउनलोड किए होते हैं गेम, वही खेलने लग जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि मेरा बेटा खुद भी वो क्या करता है, मैं उसे ज़्यादा रोकता नहीं हूँ क्योंकि उसके अंदर स्वाभाविक क्रम है उसे ही, तो उसको वो क्या करता था, एक दिन मैंने उसे रोका कि ऐसा गेम खेलना नहीं है, लेकिन इससे बच्चों के अंदर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि बच्चे हमारी मौजूदगी में नहीं खेलेंगे लेकिन बाद में वो खेलने लग जाएंगे, उससे उनकी आसक्ति निर्वत नहीं होगी, विषयों से जो आसक्ति है वो बनी रहेगी। तो बच्चा क्या करता, गेम इंस्टॉल कर लेता और खेलने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर देता, पापा को क्या पता चलने वाला। बच्चे
माता पिता से ज़्यादा स्मार्ट हैं। माता पिता जितना ज़्यादा उनके ऊपर बंधन डालेंगे, बच्चे उतने ही बचने के रास्ते निकाल लेंगे। तो ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, कैसे पता चले, कैसे उनको दिशा निर्देशित किया जाए। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं यही सलाह दूंगा सभी माता पिता को कि सबसे पहले बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। बच्चे के हिसाब से सोचें कि बच्चे को चाहिए क्या, बच्चा कितनी देर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है, उसके बाद उसे क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चे के जैसे बन जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, बच्चा सोच रहा है वो सही है। फिर जैसे ही हम बच्चे के साथ बैठेंगे, बच्चा कुछ देर बाद बोर हो जाता है तो उसके साथ बात करेंगे, उसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर लेकर के जाएंगे, तो उसका जो सोशल मीडिया पर गेम है उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के साथ बात करते रहेंगे, टच में रहेंगे, तो उससे इनके पता चलेगा कि इनमें ज़्यादा देखने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे उसका मन ज़्यादा ख़राब होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जब पढ़ाई से ऊब जाता हूँ तब मैं जो फिजिकल खेल हैं, बाकी दोस्तों के साथ खेलने, उनमें मैं चला जाऊँ। तो बच्चों के सामने समस्या क्या है कि बच्चों के अंदर एनर्जी है, अपरंपार एनर्जी है, उस एनर्जी का सही प्रबंधन बच्चों से हो नहीं पाता है। पेरेंट्स मनोविज्ञान के या बच्चों के व्यवहार के, बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता होते नहीं हैं, वो उस एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा दबाया जाएगा उतने ही ज़्यादा बच्चे उग्र हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे या मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ सबसे ज़रूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाया जाए, उनके दोस्त बना जाए, उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए, फिर उनके साथ कुछ देर गेम खेल लिया जाना भी सही है मेरे दृष्टिकोण से। कि ऐसा नहीं है कि उन गेम से क्या है कि उसके साथ खेलें कि इससे सीखने को क्या मिला, इससे लर्निंग क्या मिली। उसके साथ साथ जो स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे गेम हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्टडी जो लेसन है वो भी तैयार किए गए हैं, उन गेम की तरफ लेकर के जाएं कि इससे क्या सीखने को मिला, उसका फीडबैक बच्चे से लेते रहें और फीडबैक को फिर फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना कि चलो आपने जो गेम थे, दूसरे गेम थे जो मोटरसाइकिल वाले या जो भी, वो देखे, उसमें 10 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा जाया हुआ, उससे मिला क्या, उससे हमने पाया क्या। तो बच्चा जब बताएगा कि पाया तो कुछ नहीं, बस मेरा टाइम ही खराब हुआ, तो हमारे पास इतने घंटे हैं, कीमती हैं, तो हम उन घंटों को ज़ाया नहीं कर सकते ऐसे कामों में जिनसे हमें कोई फ़ायदा ना हो। तो इसकी बजाय हम कुछ और नया ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिसमें गेम भी हो, खेलना भी हो, मस्ती भी हो और हमें कुछ प्रोडक्टिव भी मिले। तो बच्चे का दिमाग नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा, उसका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, वो नए नए आइडियाज़ बनाने लग जाएगा। तो इस तरह से बच्चों के साथ अगर हम बच्चे बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, तो ये समस्या सोल्व हो जाएगी। जी सर। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ अच्छी बातें लग रही है, मोटिवेशनल थिंग्स लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें ताकि और भी पेरेंट्स के पास ये महत्वपूर्ण जो मंत्रणा है हमारी आज की, जो लोगों पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जागरूक प्रोग्राम है, ताकि उनके पास भी ये पहुंच सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। तो राजेंद्र जी, एक बात मेरे को देखने में आई है कि जब बच्चा 6th 7th 8th के बाद जब स्टार्ट हो जाता है जी, पढ़ाई के आगे की स्टडी जो शुरू करता है, तो उस समय बच्चों के कहने से, पेरेंट्स के कहने से दूर हो जाता है वो। यानी पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है और वो अब हमारी उम्र का हो गया है, अब उसको कह भी नहीं सकते। तो इस तरीके की प्रवृत्ति आजकल देखने को मिलती है। तो माता पिता को ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए ताकि उनको जब बच्चा 10th +1 +2 में आगे जाके जाएगा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो पेरेंट्स के लिए उसको मोटिवेट करना, उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कुछ बुरी संगति में भी बच्चा, इस तरीके का बच्चा जो होता है जिसमें बच्चा जो है पेरेंट्स का कहना नहीं मानता, तो बुरी संगति में भी गिर जाता है। तो आप पेरेंट्स को ऐसा क्या सुझाव देना चाहोगे और बच्चों को ऐसा क्या सुझाव देना चाहोगे कि बच्चा जो है वो अपने माँ बाप का कहना माने, उन्हें ही आदर्श माने, ताकि आगे जाके वो सक्सेस हो सके? जी वकील सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पेरेंटिंग वर्कशॉप में हर जगह ये सवाल पूछा जाता है कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है और हमारे कहने में है नहीं, वो अपनी मन की करता है। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते कभी भी मैं किसी एक पक्ष के अंदर नहीं जाऊंगा, ना मैं बच्चों का पक्ष लेता हूं, ना मैं पेरेंट्स का पक्ष लेता हूं। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो सही हैं। इसमें गलती सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ही होती है कि बच्चे हैं, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतना अनुभव नहीं है ज़िंदगी का। पेरेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं कि बच्चों को वो ना तो सुनते हैं, बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। ये दो चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स सुधार लें तो ये समस्या सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले बच्चे का मन बड़ा जिज्ञासु होता है,
वो बच्चे माँ बाप के पास आएंगे कि पापा ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो डांट फटकार के पेरेंट्स उसे भेज देते हैं। कोई पेरेंट्स विरला ही होगा जो अपने बच्चे की सुनता हो, जो बच्चे को पास बिठाए, उससे मन की बातें करे, उसके जैसी ही हरकतें करे, उसके साथ खेले बैठे, उसके साथ खाना खाए। वरना बाकी पेरेंट्स तो अपने कामों में उलझे रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है सर कि माँ अपने व्हाट्सएप पे अलग से बिजी होती है, पेरेंट्स पिता अपने काम में लगा होता है या टीवी में घुसे होते हैं। बच्चा एक के पास आता है, वो माँ डांट फटकार के भगा देती है, दूसरे के पास जाता है, वो भगा देती है। ऐसे में बच्चा कहाँ जाए? तो जब हम बच्चे की बात नहीं मान रहे हैं, छोटे से बच्चे की बात नहीं मान रहे हैं, तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा कैसे हमारी बात मान लेगा? हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा ही हमारी बात माने और हम कुछ ना करें। तो पहला जो हमने गुण विकसित करना है अपने अंदर, वो बच्चे को सुनना है, उसकी बातों को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर ऐसा भी होता है वकील सर कि बच्चे, कुछ पेरेंट्स सुन भी लेते हैं, लेकिन सुनते ही फिर सलाह का भंडार शुरू कर देते हैं कि तुझे ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सिगरेट फलां कुछ करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बच्चा सोचेगा इनको तो बता करके ही गलती कर दी, आगे से बताएंगे ही नहीं, चलो ना इनको बताएंगे ना ये डांटेंगे फटकारेंगे। तो जब भी बच्चा कोई बात बताए उसके ऊपर रिएक्ट तुरंत नहीं करना है, उसे समझना है, उसी से ही आगे सलाह मांग लिए कि ऐसा तू करेगा तो तेरा जीवन क्या ऐसा हो जाएगा। चुनाव हमेशा बच्चे से ही करवाएं, अच्छे पेरेंट्स यही करते हैं। वरना जो पेरेंट्स क्या करते हैं, डांट फटकार के उसकी जिज्ञासा को दबा देते हैं, बच्चा एक बार ही पूछेगा, दोबारा पूछेगा नहीं। तो स्टीवन आर कभी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम समझें फिर समझे जाने की कोशिश करें। हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की जहमत उठाते ही नहीं है। सुनते हैं तब भी बोलने की प्रतीक्षा में कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कैसे ज्ञान झाड़ूं। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो सलाह है, और सबसे कम जो चीज़ ली जाती है वो भी सलाह है। पेरेंट्स तो इस मामले में PhD होल्डर होते हैं सलाह देने में, खास करके बच्चों को। तो इसमें पेरेंट्स को पहले सुधरने की ज़रूरत है। जब आपका रिश्ता बच्चों के साथ इस तरह का हो जाएगा, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। फिर आपका ये सवाल खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। मैं इससे कोई रेडीमेड आंसर आपको नहीं दे रहा, आपके अंदर से, बच्चे के अंदर से इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। जी सर। लॉकडाउन में सर हम देखते हैं कि बच्चे ना काफ़ी लेजी हो चुके हैं जी, मतलब उनका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, स्टडी के प्रति मन नहीं करता। जैसे सोचते हैं, हम कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के अंदर बच्चों को मटेरियल भेज दिया जाता है, बच्चे वो कर लेते हैं, और कई स्कूल अच्छा भी कर रहे हैं जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि लाइव क्लासेस भी चला रहे हैं कि फ्रंट टू फ्रंट बच्चों को हमें पता लग रहा है कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर भी हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अर्ली मॉर्निंग जब 8 या 9 o'clock उनकी जब वो क्लास लगती है ऑनलाइन, हालांकि बाद में पेरेंट जो टीचर उनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो बिना नहाए वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आलस से बैठे हैं। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, और किस तरीके से हम कौन से ऐसे स्टेप उठाएं ताकि अपने जो बच्चे हैं उनमें से लेजीनेस ना हो कि बहुत एक्टिवनेस होनी चाहिए? जी, ऐसा हुआ है कि 1 साल से बच्चों की उठने की आदतें खास करके बहुत प्रभावित हुई है, और सोने की भी हुई है। मैंने ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग के कैरियर में देखा है कि यहाँ ग्रामीण परिवेश में तो माहौल फिर भी ठीक है। जो दिल्ली, चंडीगढ़ या मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर रात 1-1 बजे तक जागते रहते हैं, 11 बजे तक सोते रहते हैं। मैंने कहा अभी आपका सोने का और उठने का तो सिस्टम बिल्कुल बेकार है। कहते सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो ये नए युग की शुरुआत नहीं है, ये विनाश की शुरुआत है। तो ऐसे में माँ बाप को जो ख्याल रखना वो है कि बच्चे का सबसे पहले सोने का समय निर्धारित हो। हम उठने के ऊपर जोर देते हैं हमेशा कि टाइम से उठो, टाइम से उठो। जब बच्चा पूरी नींद ले लेगा तो उठना अपने आप हो जाएगा। अगर उसे सोते वक्त हम पॉजिटिव अफर्मेशन दें, सोना उसका अच्छा कर दें, तो उठना अपने आप अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा उठने को ही पकड़ लेते हैं, सोने को छोड़ देते हैं। तो सोते समय जिस भाव दशा में, जिन विचारों के अंदर हम सोते हैं, वैसे ही उठ जाते हैं। बच्चा सोते समय भी नाखुश था, परेशान था, ताश था, तो उठते समय भी वो आलस्य से ही उठेगा। तो पेरेंट्स का सबसे पहला दायित्व ये है कि उठने का उसका समय सेट करने से पहले सोने का समय सेट कर लीजिए। कि जैसे भारतीय जो अध्यात्म है उसमें कहा गया कि सूर्योदय के समय बच्चे को उठ जाना चाहिए। ये समय निश्चित कर सकते हैं कि सूर्योदय के समय उठते ही सबसे पहले जो निवृत्त कार्य है उन्हें करने के बाद नहाना है, योगा करना है, प्राणायाम है या फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसके बाद क्लासेस का समय है वो शुरू कर सकते हैं। उसमें बच्चे की प्रॉपर ड्रेसिंग हो, टाई या बेल्ट, जो भी उसकी ड्रेस है स्कूल की, उसको पहनाने के बाद में एक स्टडी रूम घर के अंदर आप बना लें। वरना ज़्यादातर क्या होता है, वही बेडरूम है, वही स्टडी रूम है, वहीं लेटे रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं।
वहीं पढ़ते रहते हैं और दूसरा मोबाइल पे बच्चा देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक स्टडी रूम उसका जैसे क्लासरूम की तरह बना दे, वहाँ पर स्टडी से संबंधित ही मटेरियल हो, वहाँ पर एक उसका जो भी बेंच है, डेस्क है, उसके सामने या जो मोबाइल स्टैंड है उसके सामने उसको प्रॉपर बिठाया जाए। तो ये आदत हमें बनानी होगी। अभी बच्चों की आदत खराब है, उसको सुधारने के लिए अब से ही हमें नई आदत विकसित करनी होगी। मैं आदतों के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक यहाँ तक मानते हैं कि हमारा व्यवहार वही है जैसी हमारी आदतें हैं। हर एक इंसान का जीवन उसकी आदतों पर निर्भर करता है। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही जीवन होगा। तो बच्चों की आदतें कैसी डेवलप हो रही हैं, हमारी आदतें कैसी है खुद की, उसके ऊपर ध्यान दें। तो बच्चों को उठने का, सोने का, बैठने का, पढ़ने का जो पैटर्न है उसको सबसे पहले हम फॉलो करें। और फिर मैं बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है, लंबी भी हो जाती है। तो ऐसे में हर एक स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट सेवाएं देने की कोशिश करता है। जैसे एनपीएस स्कूल है, वो बेस्ट सेवाएं आपको दे रहा है। तो ऐसे में हर स्कूल एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मोटिवेटर स्कूल में अपॉइंट करता है। तो माता पिता ऐसा करें कि उस स्कूल के जो मैनेजिंग स्टाफ है उनसे बात करके, जो काउंसलर है स्कूल का, स्टाफ के अंदर जो मोटिवेट करता है, उसके संपर्क बनाए रखें। उससे पूछते रहें कि हमने क्या करना है, कैसे आते हैं सेट करनी है, तो वो समय समय पर मोटिवेट करता रहेगा। इस तरह से ये समस्या सॉल्व हो सकती है। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की हर विश पूरी करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसकी एक या दो डिमांड पूरी कर देते हैं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है कि वो और भी डिमांड उनकी पूरी करवाने के लिए वो पेरेंट्स को विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। तो इस समय पेरेंट्स को आप क्या सलाह दोगे कि कौन कौन सी ऐसी विश हो बच्चे की जो पूरी करें, और ऐसी विश ना हो कि जो उनकी पूरी ना की जाए? क्योंकि बच्चे को अब एक बार आदत हो गई कि ये चीज़ करने से पेरेंट्स जो है उसकी विश पूरी करेंगे, उससे बच्चा बिगड़ भी जाता है। तो पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहोगे, कौन कौन सी ऐसी विश हो जो बच्चों की पूरी करे, और वैल्यूएबल विश बताइए कि वो विश हो की पूरी करे ताकि बच्चा भी सही अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस हो सके? जी वकील सर, आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और मुझे ये सवाल बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब गुरुजी ओम प्रकाश जी मुझे बताते हैं कि इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो पेरेंट्स को बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं करनी है। जो पेरेंट्स बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने की ठान लेता है या इच्छाएं पूरी करता है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार देता है। ऐसे प्रतिभावान या बड़े बड़े जो अमीर घराने के बच्चे हैं वो बिगड़ते इसी कारण से हैं, या वो समाज का विनाश इसी कारण से करते हैं कि उनके माता पिता ने उसकी हर एक इच्छा पूरी की या काफ़ी इच्छाओं को पूरी किया। और जो गरीब घराने से बच्चे आते हैं वो अक्सर बड़े समाज के लिए उपयोगी होते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार करते हैं। उसके पीछे कारण है कि उनके माता पिता उन विश को पूरा, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते थे, वो कर नहीं पाए क्योंकि आर्थिक सोर्स उतने नहीं थे, तो उन्होंने ज़रूरतों पर ही ध्यान दिया, इच्छाओं को कह दिया कि आप खुद पूरी करो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो पेरेंट्स का दायित्व ये है कि बच्चों की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें कितनी हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान, तो जो खाने पीने की ज़रूरतें हैं, ओढ़ने पहनने की ज़रूरतें हैं, किताबें हैं, वो ला करके देने की जिम्मेवारी हमारी है। उसके बाद उसकी इच्छाओं को खुद पूरा करने की तरफ आगे बढ़ाना है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी लेना है, मोबाइल लेना है तो इसके लिए तुझे कमाना होगा। उसको ये नहीं कहना कि मोबाइल लेके नहीं देना है, कार नहीं देनी है, गाड़ी नहीं देनी है, कि तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा अपने पैसे से, हम कुछ भी नहीं देंगे। ज़्यादातर मैंने पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे मैं सीधे करड़े शब्द भी इस्तेमाल कर देता हूँ कि ऐसे ना समझ पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं सर हम तो कमाते ही बच्चों के लिए हैं, हम कमाओ और किसके लिए रहे हैं। तो ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं तो वो बच्चा उड़ाएगा ही उड़ाएगा, कमाएं खुद के लिए। मैंने बच्चों को सीधा कह दिया था कि मेरे पास जो भी मैं कमाऊंगा और जो भी मैं खरीदूंगा, मैं अपने जीते जी उसका एंजॉय करके जाऊंगा, आपको नहीं मिलेगा कख भी। 1 रुपया भी मैं जायदाद के रूप में, विरासत के रूप में दे करके जाने वाला नहीं हूँ। मैं ये लाइव कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, सब पूरी पब्लिक सुन रही है, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आपको कला दे के जाऊँगा कमाने की, उससे आप मुझसे 1000 गुना ज़्यादा कमा लोगे। मैंने जो कमाया है वो कुछ नहीं है, वो तो 2 दिन में आपके उड़ जाएगा। आप मुझसे 1000 गुना ज़्यादा कमाओगे और उससे पूरे समाज का फायदा करोगे। उसके लिए मैं आपको कला दे के जाऊँगा, वो समझ जिससे आप कमा पाओगे। हम बच्चों को कमाने की कला नहीं सिखाते, हम कमा करके दे देते हैं, वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो सपने
अपने खुद के जो पूरे कर रहे हैं उसके में इंजॉय कीजिए, आप अपने जीवन को मस्ती से जिए। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने ज़िंदगी में दुखी हैं, जो ज़िंदगी में रोना रोते रहते हैं, दुखी पेरेंट्स होते हैं। ऐसे लोगों से कौन बात करना चाहिए? फिर कहेंगे हम बच्चों के लिए करेंगे, बच्चे सोचेंगे ऐसे बेवकूफ़ माता पिता कहाँ से पैदा हो गए जो अपने सपने तो पूरे नहीं कर पाए और हमारे सपनों पे लगे हुए हैं। तो बच्चों को लगता है कि बनी बनाई खीर है, खा लो, खीर पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस इस सवाल में इतना ही है कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें, उन्हें ऐसे अवसर दें, उनको ऐसे लोगों से मिलवाएं जहाँ से उनका माइंड विकसित हो, सोचने का दायरा मिले। उसका जो सोशल फियर है, लोगों के सामने बोलने से जो उसको डर लगता है, बातचीत करने से लोगों से डर लगता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनसे मिलवाएं, उनसे मीटिंग करवाएं, उनको साथ लेकर के जाएं, उनको पास बैठाएं। उससे क्या है कि उसकी झिझक दूर हो जाएगी, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा बोलने का। बड़े जो इंसान हैं, जो बिजनेसमैन है, वो सोचते कैसे हैं, उसकी वो सोच डेवलप होगी। तो अगर ये कला दे दी फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी वकील साहब, आपका कहने का मतलब ये इसलिए बच्चे को काबिल बनाइए जी, काबिलियत उसके अंदर खुद के भरी हुई है कि बच्चा अगर काबिल बन जाएगा जी, उसके बाद वो अपना जो एम है वो खुद डिसाइड कर सकता है, खुद कर लेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद का क्वेश्चन है जी कि जैसा कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है बच्चों को जी। तो घर पे रह के बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्क खुद करें या टीचर्स उनको किस तरीके से मोटिवेट करें कि प्रैक्टिकल वर्क करके वो देखें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो खुद अपने पैरों पे वो खड़े हो सकें, कामयाब हो सकें। क्योंकि आजकल का आने वाला टाइम जो है वो प्रैक्टिकल टाइम है जी। तो लॉकडाउन के अंदर वो प्रैक्टिकल वर्क टीचर करवा नहीं सकेंगे, तो किस तरीके का प्रैक्टिकल वर्क जो है बच्चों को घर पे करना चाहिए जी। मौजूदा समय में ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, ऐसे में प्रैक्टिकल वर्क है जो स्कूल में हो जाया करता था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में फिर से दायित्व पेरेंट्स का ज़्यादा आएगा कि या जो बड़े भाई बहन हैं, जिनके छोटे भाई हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी है कि हम सब इस जिम्मेवारी को लें। अकेले स्कूल की या अकेले इंसान की नहीं है, सभी मिल बांट करके करें। तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो फिजिकल वर्क है कि जैसा गीता में जो बुक आ रही है थोड़े दिनों में, उसमें 2 अध्याय हैं, जिसमें सबसे है सांख्य योग, ज्ञान योग, उसके बाद है कर्म योग। कि कर्म योग की शिक्षा देनी है कि जिंदगी के अंदर जो कर्म योगी होता है, जो कर्म करता है वही बेस्ट है। तो ज्ञान जो सीख लिया है, जो ऑनलाइन हमें टीचर्स बता रहे हैं, जो ऑनलाइन हमें सीखने को मिल रहा है, वो सांख्य योग है, वो ज्ञान है। उसको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसे एक बच्चा है, वो तैरना सीखना चाहता है और टीचर ने उसे तैरने के गुर भी बता दिए कि ऐसे ऐसे तैरना है। तो अब बच्चे का भी दायित्व बनता है कि वो खुद पानी में उतरे, गाइडेंस के साथ, किसी को साथ लेकर के धीरे धीरे वो तैरने की प्रैक्टिस पानी के अंदर जाकर करे, तब उसका असली आत्मविश्वास, असली व्यक्तित्व बाहर आएगा। तो बच्चे को खुद मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी समझ, क्योंकि ये बच्चे के समझ में कई बार बातें इतनी जल्दी से आती नहीं हैं, क्योंकि उसका माइंड इतना विकसित नहीं हुआ है कि इन बातों को कर ले। तो इसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान है कि वो बच्चों को एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे, कि कुछ समय बच्चों के लिए निकालें ही निकालें। ऐसा नहीं, ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में है, वो कहते हैं सर जी, जोधप्रिया जी क्या बात करते हो, हम तो 24 घंटे बच्चों के साथ ही रहते हैं। लेकिन बच्चों के साथ नहीं होते, क्वालिटी टाइम, कि वो समय बच्चों का ही है, उसमें फ़ोन नहीं चलाना या दूसरी बातें नहीं, बस बच्चों के साथ घूमें। चाहे आप 15 मिनट ही डिसाइड कर लें दिन की, ऐसे में वो फिजिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क खुद बच्चों को करवाएं। तो उससे कुछ दिनों के बाद वो आदत डेवलप हो जाएगी बच्चों की। मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि 21 दिन, कोई 31 दिन बताता है, कोई 3 महीने बताता है। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा बार हम करेंगे उतनी ज़्यादा हैबिट हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जी वकील। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जरूर, कि जब बच्चे अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना एम देते हैं, तो उनको कम से कम उस एम को पूरा करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए और डेली के स्टडी के लिए उसके पास कितना टाइम देना चाहिए कि ताकि वो अपने एम के अंदर सक्सेस हो जाए। जी वकील सर, वेरी गुड अगेन सवाल समय का तो होता ही नहीं है। कि मैंने ऐसे देखे हैं कि ज़्यादातर आजकल बच्चे बड़े बिजी विदाउट वर्क हो गए हैं, कि उनके पास कोई काम है नहीं, फिर भी बिजी हैं, सोशल मीडिया में बिजी हैं। देखिए कि समय हमारे पास बहुत है, जैसे विवेक बिंद्रा बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि समय हमें अधिक नहीं चाहिए, इसी समय में अधिक चाहिए। तो बच्चों का जो मोटिव है, लक्ष्य है, वो कम समय में बहुत कुछ करवा सकता है। हम समय का प्रबंधन बाद में कर सकते हैं, पहले खुद का प्रबंधन करें। कि अगर हमारा खुद का प्रबंधन है तो हमें 1 मिनट भी
जाया करने के लायक समय मिलेगा नहीं। तो ज़्यादातर हम घंटों को या उनको टाइम टेबल मैनेज करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये सेकेंडरी चीज़ है। पहले हमें पता है कि मेरा गोल ये है, मेरा पर्पज़ ये है लाइफ का, मैंने जन्म इसलिए लिया है। ज़्यादातर मेरे सतीश सर थे, आज आ नहीं पाए किसी कारण से, वो हम डिसाइड करते थे कि रोम रोम में जब हमारे पैशन भर जाएगा, रोम रोम में किसी कार्य के प्रति हम लगन हो जाएंगे। जैसे ज़्यादातर युवा है वो किन चक्रों में पड़े रहते हैं, लड़की या लड़कों के चक्कर में रहते हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़की कहती है कि 10 बजे मिलना है, तो 9:30 बजे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हमारा टाइम सब कुछ मैनेज हो जाएगा, पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्यार गलत है, वो प्यार हमने अपने काम से भी करना है। उतना प्यार जिस काम से हो जाएगा, जिस लक्ष्य से हमें इतना प्रेम होगा, फिर वो प्रेम हमें खींच लेगा। तो ज़्यादातर हम एम ऐसा डिसाइड करते हैं बाहरी प्रभाव या अभाव से कि उससे प्यार तो होता नहीं है, बस मजबूरी से किए चले जा रहे हैं। घर वालों ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, चलो कर लेते हैं, कोई पैसे मिल रहे हैं 2-4, चलो कर लेते हैं, प्यार कुछ होता नहीं। तो जहाँ पर प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ पर समय का सवाल आता ही नहीं है, फिर तो अपने आप होने लग जाता है, फिर कर्म अंदर से फूटते हैं। तो इन गहरी साइकोलॉजिकल बातों को मद्देनज़र रखते ही आप अपने करियर का चुनाव करें, फिर देखिए कि क्रांति आपके अंदर भी आएगी और समाज में भी आएगी। जी वकील जी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर मेरा आपसे कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि अपने जो बच्चे जो हैं वो आईआईटी करने के लिए या पीएमटी की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए हमारे से दूर जाते हैं, सीकर कोटा या अलग अलग एरिया में जाते हैं। या कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 1 या 2 साल बाहर रह के, अपने पेरेंट्स से दूर रह के, और वो स्टडी करते हैं, लेकिन वो अगर कामयाब नहीं होते तो वो घर पे आने के लिए डरते हैं कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और उस टाइम के अंदर कई बच्चे गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे कि जो बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं, अगर वो कामयाब नहीं हो पाते, फिर भी उनको इस तरीके की सलाह दीजिए ताकि वो घर वापस आएँ और भी ज़्यादा मेहनत करके स्टडी करें। तो कैसी सलाह आप उनको देना चाहोगे? जी, तो मैं फिर से एक भागवत गीता का श्लोक आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। 45वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसमें इस श्लोक में इन सभी सवालों का जवाब छिपा हुआ है। पेरेंट्स भी समझ जाएं इस बात को कि हम बच्चों को फल के ऊपर केंद्रित कर देते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड, कि जब ये रिजल्ट होगा फिर ही हम तुम्हें अपनाएंगे। हम प्रेम करते हैं कंडीशनल, कि अगर तू सक्सेस हो जाएगा, पढ़ाई में सफल हो जाएगा, फिर हम तुझसे प्रेम करेंगे, फिर होगा। तो ये कंडीशनल लव है। लव हमेशा अनकंडीशनल होता है, किसी शर्त पर आधारित नहीं होता है। ऐसे में क्या है, बच्चे ने पढ़ाई की, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कुछ सफल भी होंगे, कुछ कंपटीशन को पार नहीं भी कर पाएंगे। अब जो पार कर गए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, चिंता घर कर लेगी। और पेरेंट्स का दबाव फिर से ज़्यादा होता है कि पेरेंट्स ने तो कहते हैं कि हमने तो इतने पैसे लगा दिए, इतना कुछ कर दिया, अब हमें समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा। तो बच्चे को ये डर और सताता है, उसको लगता है कि अब क्या करें। तो ऐसे में बच्चा सुसाइड करने की तरफ चला जाता है या नशों का शिकार हो जाता है। तो ये बच्चे को सिखा दिया जाए कि तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और ख़ास बात यह कि अगर हमारे कर्म में गुणवत्ता है तो फल हमें मिल ही जाएगा। हमारा पढ़ने में अधिकार है, फर्स्ट आने में या नंबर लाने में नहीं है। अगर हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, पढ़ने में ही हमें फल मिल जाएगा। तब हम नंबर कम भी ले आए तब भी हम पता नहीं दुनिया को क्या नया दे जाएंगे, कितना बड़ा कारोबार शुरू कर जाएंगे। 2-4 पैसे की नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा, वो हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। जो बच्चा इस भाव से पढ़ता है कि मेरा पढ़ने में अधिकार है और मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, मैं बस पढ़ करके ही खुश हूँ, मुझे पढ़ने में आनंद आ गया, साइंस, बायो, केमिस्ट्री जो भी फंडे हैं उनको पढ़ता हूँ तो बस मैं खो जाता हूँ। बस उनको पढ़ने के बाद मुझे ना खाना चाहिए ना रोटी चाहिए, बस पढ़ने में मुझे प्यार है। तो इस भाव दशा से अगर जो करेगा उसको ना तो बाद में पछताना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि उसको तो सब कुछ एक साथ ही मिल गया। तो इस भाव दशा या इस तरह के कर्मों की जो मनोवैज्ञानिक रूपरेखा है वो बच्चों के साथ शेयर करी जाए तो बच्चे कभी डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, चिंता में नहीं जाएंगे। ना बच्चों को माता पिता से दूर होना पड़ेगा, ना बच्चों के और माता पिता के बीच में जो रिश्ते हैं वो खटास में जाएंगे, ना आत्महत्या तक बच्चे आत्महत्या करने का गुनाह बच्चे करेंगे। जी वकील।
सर अगला क्वेश्चन है कि कई माता पिता जो हैं, जो दोनों ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा अपना काम कर रहे हैं जी। तो उनका बच्चों पे ध्यान नहीं होता, तो उन माता पिताओं को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे? क्योंकि वो तो बच्चों को सिर्फ अपना पैसा दे सकते हैं, या जहाँ वो जाते हैं तो उनको मतलब जो अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने की, जैसे आपने बताया आवश्यकता है नहीं, वो पेरेंट्स उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चे आगे जाके कामयाब नहीं होते हैं और उनके बिजनेस को सही सेटल नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को, उन माता पिताओं को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो उनका बिजनेस भी अच्छी तरीके से सेटअप करें, चलाएँ और वो ज़िंदगी में कामयाब हो? जी वकील जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बिजनेस में अगर माता पिता है, उनके पास समय की बड़ी किल्लत होती है, दोनों ही वर्किंग में हैं, तो ऐसे में बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम बिता नहीं पाते हैं, थके हारे आते हैं, दोनों अपने काम में बिजी रहते हैं या अपने में ही वो मस्त रहते हैं। ऐसे में क्या करें? मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये अपना कारोबार छोड़ देना है, अपना बिजनेस छोड़ देना है, सब कुछ। ऐसे में एक थर्ड अल्टरनेटिव है, एक तीसरा समाधान भी है। आप जितना हो सके कुछ ओकेज़न पर बच्चों के साथ ज़रूर शामिल हों, कुछ समय बच्चों के साथ 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फ़ोन पे या जैसे भी संभव बिताएं, और उसके बाद एक उनको उपहार दें। उपहार क्या दें कि एक ऐसे गुरु से, टीचर से उनका संपर्क करवा दीजिए कि जो उनको तरासे, किसी के हाथ में उनको सौंप दीजिए, ऐसे इंसान के हाथ में जो उन्हें मोटिवेट करे। तो ऐसा कृष्ण जैसा दोस्त उनका बना दीजिए या गुरु दे दीजिए, ऐसा जो उनको निखारे। तो ये माँ बाप को करना होगा, क्योंकि अगर उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो एक ऐसा इंसान उनके जीवन में ला दीजिए जो उनको सच्चे कर्म योगी बनने की तरफ अग्रसर करे, सच्चे इंसान बनने की तरफ अग्रसर करे। क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय यही होता है कि उनके जीवन में गाइडेंस का, उनके जीवन में निर्देशन का अभाव रह जाता है। ऐसे में बच्चे गलत हाथों में पड़ जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठा लेते हैं और आगे उनका शोषण भी होता है और समाज के लिए बच्चे खतरनाक हो जाते हैं। तो ये माता पिता एक काम है जो कर सकते हैं, करने लायक है। जी वकील साहब। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज के अपने सेशन का। बहुत अच्छे सवाल जवाब आपने यहाँ किए हैं, पेरेंट्स को काफ़ी मोटिवेट भी किया है। अंतिम क्वेश्चंस मैं टीचर्स के लिए आपके पास के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि अध्यापक का एक क्या कर्तव्य बनता है कि एक अच्छे अध्यापक के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए ताकि ज़िंदगी के अंदर जिन भी बच्चों को पढ़ाए तो उनका हर बच्चा कामयाब हो, और उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? जी वकील सर, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है अध्यापकों के लिए कि एक अध्यापक कैसा हो। मैं अध्यापक शब्द से ज़्यादा गुरु शब्द पर बिलीव करता हूँ। टीचर का काम टीचिंग करना नहीं है, उसका काम एक गुरु बनने का है कि जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए। बच्चे को हमने कोई अक्षर ज्ञान या उसको कुछ कंसेप्ट रटवा दिए या उसको कुछ थ्योरी याद करवा दी या उसके नंबर कुछ विषयों में अच्छे आ गए, उतना अच्छा नहीं है, ये तो मामूली सा है। ऐसा अध्यापक का कोई रोल नहीं होता। मैं असली वो कहता हूँ उससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए। कुछ इतिहास के अंदर ऐसे हुए हैं शिक्षक जिनके ऊपर हमें आज नाज है, जैसे चाणक्य हुए हैं। उसके हाथ में एक हीरा आया चंद्रगुप्त, उसको कैसे उन्होंने तराशा, कैसे उन्होंने विश्व विजेता बना दिया। जैसे गुरु द्रोण के किस्से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन गुरु द्रोण के विषय में हम इसलिए ज़्यादा नहीं चर्चा करते क्योंकि उनका जो आसक्ति रहित कर्म ये था कि अर्जुन के लिए उन्होंने बाकियों के साथ अन्याय किया था। तो गुरु द्रोण वाले गुण भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी शिष्यों के साथ भी अन्याय किया जाए। गुरु का यही है कि बच्चे को के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डर, उसको निकाला जाए। ज़्यादातर अध्यापक, मैं उनको सच्चे मायनों में अध्यापक नहीं कहूँगा, जो बच्चे को डरा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चे का कुछ देर के लिए फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसके अंदर से डर निकाल करके उसको प्रेरित किया जाए कर्म की तरफ, कि उसका डर निकल जाए। जब डर निकल गया तो वो कर्म बेस्ट से बेस्ट करेगा। और बच्चों के अंदर चिंताएं हैं, घबराहट है, बहुत सारी चिंताएं हैं जो उसको रोकती है, वो उसकी हल की जाए। जैसे एक मूर्तिकार से अगर हम तुलना करें एक अध्यापक की, हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, हमें वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमें वो दिखाई इसलिए नहीं देती है कि हमारे पास आँख नहीं है। मूर्तिकार को वो मूर्ति दिखाई देगी। मूर्तिकार कभी मूर्ति बनाता नहीं है पत्थर से, वो जो पत्थर हैं, कुछ ऐसे पत्थर उसके आसपास लगे हुए हैं, उन्हें हटा देता है, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार अध्यापक के पास ऐसी आँख होनी चाहिए जो बच्चे को पहचान ले कि इसके अंदर ये प्रतिभा है और मैं इसके रास्ते में जो जो रुकावटें आएंगी, जो जो बाधाएं आएंगी, उनको समझाता चलूँ, उसको कैसे पार करना है वो बताता चलूँ। बच्चा अपने आप सब कुछ कर लेगा। जैसे मूर्ति अपने आप
निखर के सामने आ जाएगी जैसे ही हम पत्थर उठाएंगे। तो एक ऐसा मूर्तिकार होता है अध्यापक जो अनगढ़ पत्थर से खूबसूरत मूर्ति निकाल लेता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं तो अध्यापक के हाथ में आते हैं तो वो अनगढ़ पत्थर की तरह आते हैं और मूर्ति एक सुंदर मूर्ति बन के चमक उठते हैं पूरी दुनिया में। तो ये असली दायित्व है अध्यापक का सर। तो राजेंद्र जोधपुरिया जी का हम एनपीएस में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कीमती समय में से निकाल के यहाँ पहुँचे, और उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करोगे। और डेफिनेटली अगर आप इनके जो विचार जो हैं, इन्होंने जो आपको सलाह दी है, वो अगर ज़िंदगी में आप फॉलो करते हो तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। और आज का चैनल जो हमारा जो प्रोग्राम रहा वो आपके लिए कैसे लगा, हमें इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और एक बार फिर हम राजेंद्र जोधपुरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद वकील सर आपका, पूरी एनपीएस टीम का, पूरे स्टाफ का, और जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देखने के लिए जुड़े, व्यूअर, पेरेंट्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े धैर्य तन्मयता से इस प्रोग्राम का आनंद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।